हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले लेक्चर में आप लोगों ने अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के क्या प्रकार हैं और अधिशोषण के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने अधिशोषण और अवशोषण में अंतर को जाना और वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने अधिशोषण की मात्रा के बारे में भी जाना और जो फ्रेंडलिक का समतापी वक्र सिद्धांत था उसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। इस वीडियो में हम अधिशोषण समतापी वक्र जो है फ्रेंडलिक का उसको जानेंगे, कैसे उन्होंने ये वक्र बनाया, क्या क्या कंडीशन रखे और कैसे इक्वेशन को उन्होंने बनाया। तो ये जो टॉपिक है आज के वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, हर कंडीशन को अच्छे से समझिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिशोषण समतापी वक्र। तो अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है? तो जो अधिशोषण समतापी वक्र होता है वो अधिशोषण पे लागू होता है। अब अधिशोषण क्रिया क्या होती है पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो अधिशोषण समतापी वक्र में हम अधिशोषक के रूप में लेते हैं ठोस और अधिशोष्य के रूप में लेते हैं गैस। और यहाँ पर बात हो रही है समतापी। तो समतापी का मतलब है कि सम मतलब हो गया समान और तापी का मतलब तापमान। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो टेम्परेचर रहती है वो समान रहती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। यानी कि पूरी प्रक्रिया में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। वहीं बात करें हम अधिशोषण समतापी जो होता है वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है अधिशोषण की मात्रा और दूसरा दाब पर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और देखा था। अब बात करें वहीं ग्राफ की। तो जब हम लोग अधिशोषण समतापी के लिए वक्र बनाएंगे तो वहाँ पर दो वेरिएबल लेकर चलेंगे, एक दाब लेंगे, दूसरा लेंगे अधिशोषण की मात्रा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। और जब पूरी प्रक्रिया में हम प्रेशर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा जो अधिशोषण की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है उसको हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं, अर्थात ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं और यही कहलाता है हमारा अधिशोषण समतापी वक्र। तो इस प्रकार आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस वक्र में क्या कहते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि अधिशोषण समतापी होता क्या है। तो स्थिर ताप पर, जैसा कि मैंने बताया था टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो स्थिर ताप पर दाब परिवर्तन के साथ ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित गैस की मात्रा को वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। तो अनेक वैज्ञानिकों ने अधिशोषण समतापी वक्र बनाया, लेकिन इसमें जो फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र है वो मुख्य है और यही आपके सिलेबस में भी है। तो आइए जानते हैं फ्रेंडलिक समतापी वक्र क्या है। तो फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा सन 1909 में स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा अर्थात अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जो कि निम्न प्रकार से है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था x/m, जिसे हम बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा प्रोपोर्शनल टू p, p यहाँ पर प्रेशर है, p के पावर 1/n। और हम सभी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट यूज होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला बना वो हुआ x/m = k p के पावर 1/n। तो जहाँ x जो है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, m जो है अधिशोषक का द्रव्यमान है और x/m है अधिशोषण की मात्रा, k एक नियतांक है, p दाब है और n भी एक नियतांक है। तो सर्वप्रथम फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा सन 1909 में स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक और अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक ग्राफ स्थापित किया। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ प्रयोगों द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो फ्रेंडलिक ने कैसे प्रयोगों द्वारा ग्राफ को निर्धारित किया, उन्होंने क्या क्या कंडीशन लिए इस ग्राफ को बनाने के लिए, इसे आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे और किस कंडीशन पर किस तरह के ग्राफ बने वो सब पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो जो फ्रेंडलिक समतापी वक्र है इनमें तीन परिस्थितियाँ होती हैं। तो तीनों परिस्थितियों अर्थात तीनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो पहली जो परिस्थिति है या पहली जो कंडीशन है वो है निम्न दाब पर, एट लो प्रेशर। तो जब कंडीशन आपका निम्न दाब पर रहेगा तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, आइए जानते हैं फार्मूला हमारा क्या बनेगा। तो जो लो प्रेशर होगा तो 1/n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। याद रखिएगा लो प्रेशर पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n की 1 हो जाएगी। तो अगर हम वैल्यू को रख दे 1 तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, x/m = kp। अब ये
जो वैल्यू है 1/n इक्वल टू 1 क्यों हुआ, आइए हम इसको समझते हैं। तो उन्होंने अपने प्रयोगों में एक पात्र लिया जिसमें कि उन्होंने ठोस अधिशोषक लिया और कई गैस के अणुओं को लिया, अर्थात गैस के जो अणु होंगे यहाँ पर क्या होंगे, अधिशोष्य होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कंडीशन में क्या किया कि एक प्रेशर क्रिएट किया जिससे कि जो गैस के अणु थे वो ठोस अधिशोषक पर जाकर चिपक गए, जैसा कि आप कलर से देख रहे हैं, ऑरेंज कलर से, कि गैस के अणु ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर गैस के अणु क्यों ठोस अधिशोषक पे चिपके, तो यहाँ पे कारण ये है कि जब प्रेशर बढ़ा तो जो गैस के अणु थे वो जाकर ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर जाकर प्रेशर की वजह से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी तरह जो गैस के अधिशोषण की मात्रा होगी वो बढ़ती जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। यदि हम दोबारा से क्या कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर से जो अधिशोषण की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जैसा आप नीचे देख सकते हैं कि और गैस के अणु आकर चिपक गया। तो जैसा कि फ्रेंडलिक ने अपना फार्मूला दिया था कि x/m मतलब अधिशोषण की मात्रा प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो अधिशोषण की मात्रा होती है उसके में वृद्धि होती है, और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आ जाएगा और वहाँ पर नियतांक क्या है, k है। और हम लोगों ने फार्मूले में पढ़ा था कि x/m इक्वल टू k p⁴ यही इनका मेन फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, मैंने पीछे भी बताया है और इसी पे पूरे प्रयोग भी होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक उठता है कि जब हमें इक्वेशन में x/m इक्वल टू kp लिए हैं तो हम यहाँ पर p⁴ क्यों लिए, इसका लेने का कारण क्या था। तो इसका कारण ये है कि जब हम पावर में 1/n लगाते हैं तो यह फार्मूला हम निम्न दाब पर भी, मध्य दाब पर भी और उच्च दाब पर भी, मतलब तीनों कंडीशन में प्रयोग कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि जो निम्न दाब पर अगर हम लेंगे तो वहाँ पर जो p⁴ है उसकी वैल्यू हमें 1 रखना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, कैसे ग्राफ बनेगा। तो जैसा कि हमारा इक्वेशन था x/m इक्वल टू kp, अब यहाँ पर हम प्रेशर लेते हैं, दो अलग अलग तरह के प्रेशर। तो यहाँ पर हमने जो पहला दाब लिया वो 2 पास्कल रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x/m इक्वल टू k × 2। वही हम प्रेशर को 4 पास्कल लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा x/m इक्वल टू k × 4। तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने प्रेशर को डबल किया, जैसे 2 से 4 किया, तो वहाँ पर जो अधिशोषण की मात्रा है वो भी डबल हुई है, क्योंकि x/m का जो पहले इक्वेशन में जो वैल्यू था k × 2 था और दूसरे में क्या है, k × 4 है। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर या प्रेशर डबल करने पर जो अधिशोषण की मात्रा है वो भी डबल हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं सेम उसी अनुपात में अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। आइए हम इसे देखें कि कैसे हम लोग इसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ग्राफ में 2 एक्सिस लेंगे, एक एक्सिस पे हम लेंगे दाब प्रेशर और दूसरे एक्सिस पे लेंगे अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m। तो जब फ्रेंडलिक ने अपना समतापी वक्र बनाया तो कुछ इस तरह के वक्र मिले। अब इस तरह के वक्र क्यों मिले, कैसे मिले, आइए उसको हम समझते हैं। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं इसमें 3 कंडीशन आपको दिखाई देंगे। जो ग्राफ का निचला वाला पार्ट है वो निम्न दाब के लिए, बीच वाला मध्य दाब के लिए है और ऊपर वाला उच्च दाब के लिए है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्न दाब पर जो कर्व है वो स्ट्रेट है, मध्य दाब पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है अर्थात कर्व है और उच्च दाब पर भी स्ट्रेट है। अब आइए समझते हैं कि निम्न दाब पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे इक्वेशन में देखा, यहाँ पर हम लोगों ने सेम वैसे 2 कंडीशन लिए हैं। तो यदि आप ग्राफ में देखें तो जैसे जैसे हम लोगों ने प्रेशर को बढ़ाया वैसे ही अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ी है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया वैसे ही अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ी है। यदि हम लोगों ने प्रेशर को डबल किया है तो अधिशोषण की मात्रा भी डबल हुई है। तो इसलिए जो ग्राफ में वृद्धि होगी निम्न दाब पर वो एकदम बराबर होगी, इसलिए ये जो ग्राफ बनता है एकदम सीधा बनता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फ्रेंडलिक समतापी वक्र में अगर हम निम्न दाब पर देखें तो जो कर्व मिलता है वो स्ट्रेट मिलता है और उसका रीज़न भी आपको पता चल गया होगा। आइए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मध्य दाब पर ये कर्व क्यों हो जाता है, जबकि निम्न दाब पर तो सीधा था लेकिन मध्य दाब पर ये कर्व क्यों हुआ है।
तो इसको एनालाइज करने के लिए हम फिर से आते हैं अपने इक्वेशन पे। जैसा कि हम लोगों ने इक्वेशन देखा था x/m = Kp p के पावर 1/n। तो मध्य दाब के कंडीशन में क्या होगा कि जो n की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, या फिर हम कह सकते हैं 1/n की वैल्यू होगी 0 तथा 1 के मध्य होगी। जबकि हम लोगों ने निम्न दाब में देखा था कि 1/n की वैल्यू 1 थी। अब यदि हम n बराबर 2 हो तो क्या होगा देखते हैं। क्योंकि जो n की वैल्यू रखनी है वो 1 से बड़ी रखनी है, तो अगर हम n = 2 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा x/m = Kp p के पावर 1/2। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये इक्वेशन मध्यम दाब पर क्यों लिया जाता है। अगर उनके प्रयोगों के द्वारा अगर हम समझें, जैसा कि हम लोगों ने निम्न दाब पर देखा था, सेम वैसे ही इसमें भी वही करना है। पात्र लिए, हम लोगों ने ठोस अधिशोषक लिया, गैस लिया अधिशोष्य के रूप में, और उस पर प्रेशर क्रिएट किया। तो जब हम पहली बार प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जो गैस के अणु होते हैं वो ईजिली उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ पर आसानी से जो गैस के अणु थे वो चिपक गए। और अभी हम लोगों ने पीछे ये देखा था कि जैसे हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया था, अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और जो अणु थे वो नीचे की ओर भी चिपक जाते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर पिछले वाले ही आपके टॉपिक की तरह है, निम्न दाब की तरह, कि प्रेशर बढ़ाए तो नीचे अणु क्या हुए, चिपक गए। लेकिन जब हम और प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो एरिया होती है, जो ठोस अधिशोषक है, उसके पास एरिया तो कम बचती है, क्योंकि निम्न दाब पर तो ऑलरेडी उस पर अणु चिपक चुके हैं। तो अगले जो गैस के अणु हैं उनको चिपकने के लिए बहुत कम एरिया मिलता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी ठोस अधिशोषक का पार्ट था वो निम्न दाब पर कवर हो चुका था, तो बहुत कम ही एरिया खाली था। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन चिपकने के लिए जो जगह है अधिशोष्य के लिए वो बहुत कम है। अर्थात इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रेशर तो बढ़ रहा है अपनी स्पीड से, लेकिन जो अधिशोषण की मात्रा है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो मध्य दाब के कंडीशन में आप याद रखिएगा कि प्रेशर अगर हम डबल करते हैं तो यहाँ पर जो अधिशोषण की मात्रा है वो डबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने रीज़न बता दिया। क्योंकि जो ठोस अधिशोषक है उसके पास एरिया अब कम बचा हुआ है। तो यदि अगर हम इक्वेशन को देखें तो हमारा इक्वेशन क्या था, पहले भी x/m = P। तो जैसा कि पीछे कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मध्यम दाब पर n की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, तो हम लोगों ने n = 2 लिया था। तो हमारा पर यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगा x/m = Kp p के पावर 1/2। अब आते हैं हम प्रेशर पे। यदि हम दाब में 2 पास्कल की वृद्धि करते हैं, अर्थात जो हमारा दाब है वो 2 पास्कल हो जाए, तो क्या होगा। तो जब हम 2 पास्कल की वृद्धि करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x/m = K × 2 के पावर 1/2। और हम सभी जानते हैं √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया x/m = K × 1.41। वहीं अगर हम 4 पास्कल की वृद्धि करें तो हमारा इक्वेशन बनेगा x/m = K × 4 के पावर 1/2। तो हम सभी जानते हैं कि 4 का जो √ वैल्यू होगा वो होगा 2। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x/m = K × 2। तो यदि आप यहाँ पर इक्वेशन में देखें कि यदि हम लोगों ने प्रेशर में जब वृद्धि किया, अर्थात 2 पास्कल से 4 पास्कल किया, तो 2 पास्कल में वैल्यू था 1.41, अधिशोषण की जो मात्रा की वैल्यू थी वो थी 1.41। वहीं अगर हम 4 पास्कल कर दिए तो जो अधिशोषण की मात्रा की वैल्यू हुई वो हुई 2। जबकि अगर डबल होता तो लगभग 3 के अप्रॉक्स होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्रेशर डबल हुआ है, लेकिन जो अधिशोषण की मात्रा हुई है वो उसमें अधिक वृद्धि नहीं हुई। तो यह वृद्धि अधिक क्यों नहीं हुई है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे, डबल कर रहे थे, लेकिन जो ठोस अधिशोषक थे वहाँ पर एरिया उनके चारों तरफ कम था, जिससे कि गैस के जो अणु थे वो उस पर चिपक नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत कम ही गैस के अणु चिपक पा रहे थे। इसलिए वैल्यू में जो वृद्धि हुई अधिशोषण की मात्रा में वो बहुत कम वृद्धि हुई। तो इसलिए प्रेशर के डबल होने पर भी जो अधिशोषण की मात्रा है वो डबल नहीं हुई, जबकि निम्न दाब पर वही क्या हुआ था, डबल हो गया था। क्यों, क्योंकि ठोस पृष्ठ पर एरिया बहुत अधिक था। अब जैसा कि इक्वेशन में हम लोगों ने n की वैल्यू 2 रखा था, तो हम n की वैल्यू 4 भी रख सकते हैं, 2, 4 आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर आएगा, जो अधिशोषण की मात्रा होगी उसमें वृद्धि डबल नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि मध्यम दाब पर
समतापी वक्र कैसा होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लेंगे अर्थात 2 कंडीशन लेंगे। तो पहले कंडीशन में जो प्रेशर है हम लोग देख सकते हैं और दूसरे कंडीशन में जो प्रेशर है डबल किए। तो अगर हम प्रेशर को डबल कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो अधिशोषण की मात्रा है वो डबल नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेशर तो डबल हो जाता है लेकिन जो अधिशोषण की मात्रा होती है वो डबल नहीं होती है। जैसे पहले जो वैल्यू थी 2 पास्कल पे वो थी 1.41 और 4 पास्कल पे जो वैल्यू थी वो थी आपकी 2। तो इसमें तो वृद्धि प्रेशर में डबल हुआ है बट अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि डबल नहीं हुआ है। इसलिए जो ग्राफ बना है ये थोड़ा सा कर्व हो गया है अर्थात थोड़ा सा झुक गया है। प्रेशर की जगह तो बढ़ा हुआ है बट अधिशोषण की मात्रा की तरफ घटा हुआ है। आइए अब चलते हैं हम अपने तीसरे कंडीशन पर, जो कि है उच्च दाब पर, एट हायर प्रेशर। तो हमारा इक्वेशन जैसा था x/m = kp 1 की पावर n। अब यहाँ पर जो 1/n की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो 1/n की वैल्यू 0 होगी तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x/m = kp, p के पावर 0। तो p के पावर 0 है तो वो वैल्यू हट जाएगी, 0 ही आएगा। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x/m = k। अब यहाँ पर हमें जानना है कि 1/n की वैल्यू 0 क्यों है, उच्च दाब पर 1/n की वैल्यू 0 क्यों है। तो आइए इसे हम प्रयोगों द्वारा समझते हैं। तो सेम यहाँ पे पिछले कंडीशन की तरह हम लोग पात्र में ठोस अधिशोषक लेते हैं, गैस लेते हैं, और निम्न दाब में जैसे हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया तो जो अधिशोषण की मात्रा हुई वो डबल हुई, और वही जब मध्य दाब पर हम लोगों ने प्रेशर को बढ़ाया मतलब और प्रेशर बढ़ाया तो जो अधिशोषण की मात्रा हुई थी उसकी मात्रा में कम वृद्धि हुई थी। लेकिन अगर हम प्रेशर को और उच्च दाब बढ़ा देते हैं मतलब कि हमारा जो प्रेशर होता है और बढ़ जाता है, तो जो गैस के अणु होते हैं वो चिपक नहीं पाते। अब क्यों नहीं चिपक पाते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं कि लो प्रेशर में तो अधिक एरिया कवर कर लिया था, और जब मीडियम प्रेशर था तो वहाँ पर जो बचे हुए एरिया थे वो भी कवर हो गए थे। तो जब प्रेशर उच्च हुआ तीसरे कंडीशन में, तो गैसों को चिपकने के लिए कोई पृष्ठ ही नहीं बचा। मतलब कि गैस, प्रेशर तो बढ़ा लेकिन जो गैस के अणु हैं पृष्ठ पर कहाँ चिपकेंगे, वो तो ऑलरेडी ही मध्य वाले कंडीशन में चिपक गए थे। तो इस रीजन के कारण 1/n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1/n की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि जो अधिशोषण है मतलब जो गैस है वो ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पे चिपकने के लिए कोई एरिया ही उनके पास नहीं बचा है। तो आते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में जब हम 1/n की वैल्यू 0 रखते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है x/m = k, p के पावर 0, और अगर p के पावर 0 है तो वैल्यू 0 ही होगा। तो x/m = क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब यदि हम इसे ग्राफ के रूप में देखना चाहें, अगर हम उच्च दाब पर ग्राफ बनाएं तो देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ दिखाई देगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 2 एक्सिस था, एक एक्सिस पे प्रेशर, दूसरे पे अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m, और 3 कंडीशन थे, निम्न दाब, मध्य दाब और उच्च दाब। जो निम्न दाब था उस पर जो हमारा कंडीशन बना था वो स्ट्रेट कर्व बना था, मध्य दाब पर हमारा जो कर्व था वो मुड़ा हुआ था। वहीं अगर हम बात करें अब उच्च दाब की, तो उच्च दाब में जब हम प्रेशर डबल कर रहे हैं, तो जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रेशर है, प्रेशर को डबल किया जा रहा है। तो 2 कंडीशन बनेंगे। तो पहले कंडीशन में दाब यहाँ पर आपको दिख दे रहा है, और इस पॉइंट को हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैचुरेशन प्रेशर क्यों कहते हैं, अर्थात संतृप्त दाब क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने प्रयोगों में देखा कि जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण के लिए कोई एरिया ही नहीं बचा है। कहने का मतलब है जो ठोस का पृष्ठ है वो संतृप्त हो चुका है। संतृप्त कहने का मतलब कि जो अधिशोषण की मात्रा है उसके लिए कोई एरिया ही नहीं बचा हुआ है। इसलिए इस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर किसे कहते हैं। तो सैचुरेटेड प्रेशर वह प्रेशर होता है जिस पर कि जो अधिशोषण की मात्रा होती है वो 0 हो जाती है, अर्थात अधिशोषण नहीं हो पाता। अब वहीं दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरा प्रेशर लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रेशर डबल कर दिया, लेकिन प्रेशर डबल करो या ट्रिपल करो, वहाँ पर जो अधिशोषण हो रहा है, जो अधिशोषण की मात्रा है वो तो 0 है, तो वहाँ पर कोई तो वृद्धि हो नहीं रही है, तो ग्राफ तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ बना है वो कांस्टेंट चलता जा रहा है, एकदम सीधा चलता जा रहा है। तो उच्च दाब पर आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ बना हुआ है एकदम सीधा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेशर तो बढ़ रहा है बट अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही है। इस वजह से जो अधिशोषण की मात्रा है वो ऊपर ना जाकर एक पैरेलल रूप से सीधे
चलती जा रही है। अगर वही बढ़ता तो सीधे जाती, ऊपर की ओर जाती, लेकिन यहाँ पे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ी ही नहीं, इसलिए वो पैरेलल था। जबकि जो दाब था, दाब में हम वृद्धि करते गए और दाब बढ़ता गया, तो दाब वाली जो एक्सिस है वो बढ़ रही है, लेकिन जो अधिशोषण की मात्रा का जो एक्सिस है वो बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार आप तीनों कंडीशन में देख सकते हैं कि निम्न दाब पर स्ट्रेट है, मध्य दाब में थोड़ा सा कर्व है और उच्च दाब पर पैरेलल है। तो आई होप आपको सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। फ्रेंडली का जो समतापी वक्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से आप अनसब्सक्राइब होगे। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पे बेल आइकॉन प्रेस नहीं किए तो प्लीज़ प्रेस कीजिए, और हमें अच्छे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके हमारी उत्साह को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।